हेलो डियर। आपका ज्योमेट्री की अगली वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। उम्मीद है कि भाई पूरी बढ़िया एनर्जी के साथ तैयारी कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, अपने ऊपर भरोसा रखो। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा होगा कि आप कर सकते हो तो आपके अंदर एक उम्मीद भी होगी। आपको पता आप कर सकते हो कि हाँ यार, हो सकता है, पॉसिबल है, उम्मीद। और अगर उम्मीद है तभी बहुत ज़्यादा जोर बंदा लगा सकता है ना। किसी को उम्मीद ही नहीं है कि भैया पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो वो जोर भी नहीं लगा सकता। अपने ऊपर भरोसा रखो कि डेफिनेटली तुम कर सकते हो। ठीक है। इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि आप रोज 7-8 घंटे काम कर रहे हो और ये काम ना हो। इतना बड़ा काम भी नहीं है। आप रेगुलरली ट्राई कर रहे हो और ये काम ना हो। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर साल एक बंदा इस काम को करता है। हजारों बंदे ऐसे ऐसे एग्जाम हर साल क्रैक करते हैं। बस उन हजारों में आना है, क्या ही दिक्कत है। अगर सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाल दें, मतलब लगा लें, तो हो सकता है लाख के करीब भी पहुंच जाए संख्या। तो ऐसा थोड़ी है कि भैया रनिंग में चैंपियन बनना है, इंडिया में एक ही बनना है, हरियाणा में एक ही बनना है। नहीं, हर एक जगह ऐसे पता नहीं कितने बंदे करते हैं क्लियर। ठीक है। करते हैं फिर स्टार्ट अगला अपना चैप्टर। ये भी हो सकता है थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाए। तो पेन, नोटबुक और अपनी प्यारी सी स्माइल, अपनी खुशी है यहाँ पर लेकर बैठो। मज़े में पढ़ेंगे। जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है उनको पहले ही हटा दो। ये ना हो कि कोई आपको बीच में डिस्ट्रैक्ट करे। ये क्लास कंप्लीट करके ही उठना है। ठीक है। अगर लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं की है और आपके पास लाइब्रेरी है तो उसे ज्वाइन कर लो, बढ़िया रहेगा। पढ़ाई में की गई इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया रिटर्न देती है। लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कई जगह इन्वेस्ट करते हैं। वहाँ से जो रिटर्न आता है उससे कई गुना पढ़ाई में की गई इन्वेस्टमेंट से आता है। आप इस बैच का ही ले लो। आपने कितनी फीस पे की और उसके बदले में कितना का आपको बदले में मिल रहा है। ये मेरे लिए नहीं बोल रहा। कहीं पर भी पढ़ाई में इन्वेस्ट करोगे, आपके पेरेंट्स ने बचपन में आपको स्कूल में पढ़ाया, वहाँ पर उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की, अगर आपने उसको अच्छे से यूज़ किया है तो रिटर्न में बहुत बढ़िया आपको मिला है। इतना शेयर मार्केट या रियल एस्टेट नहीं देगा। ठीक है। तो पढ़ाई में इन्वेस्ट करो, लाइब्रेरी में जाओ। ठीक है। चलिए जी। तो नेक्स्ट जो हम भाई स्टार्ट करने वाले हैं, हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चीज़ों को टच कर रहे हैं, लेकिन एक मॉडरेट पेस पर टच कर रहे हैं ताकि टाइम भी ना लगे और मैक्सिमम हमारी सारी चीज़ें स्ट्रक्चर भी हो जाए। अगर आपको कहीं पर भी ये लगे कि नहीं यार मेरे हिसाब से थोड़ी सी स्लो वीडियो है, कभी कभी आपको ये लगे कि हाँ यार नहीं मेरे हिसाब से ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हर वीडियो की स्पीड एडजस्ट करते रहना। हर एक क्वेश्चन मेरे से पहले सॉल्व करते रहना। किसी भी पोर्शन को स्किप मत करना। आपको चाहे कितना भी आता हो आप सीखोगे। आपको चाहे लगे या ना लगे आप सीखोगे। ठीक है। आपको फ़ायदा होएगा, किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर होएगा। तो स्किप नहीं करना है कुछ भी, जस्ट देखना है। ठीक है। भले ही आप ज़्यादा स्पीड पर देख लो। तो नेक्स्ट जो चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट के रिगार्डिंग हम आपको रूल अभी मैं बता देता हूँ। स्टार्ट करते हैं। देखो, टेंजेंट होता है जो किसी भी सर्कल को टच करती हुई, जो टेंजेंशियल, आपने टेंजेंशियल का मतलब पता है, जिसको हम स्पर्श कर पाए, टेंजेंशियल। तो टेंजेंट जो स्पर्श करके निकल जाए। जैसे शायद टेंजिबल एक वर्ड होता है, टेंजिबल जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, इनटेंजिबल जिनको हम टच नहीं कर सकते। जैसे ये टेंजिबल है, इसको टच कर सकते हैं। अब मेरे मन में गुस्सा आ रहा है तो उस गुस्से को टच नहीं कर सकते हैं। मेरे मन में ब्रेवरी आ रही है, उस ब्रेवरी को टच नहीं कर सकते, फीलिंग्स को टच नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें टेंजिबल होती हैं, तो टेंजिबल वर्ड टच करना। ऐसे ही ये टेंजेंट ये टच करके निकल जाता है। ठीक है जी। हिंदी में इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, ऐसी रेखा जो स्पर्श कर दे। तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी, ए टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। अगर सर्कल के सेंटर से और जहाँ पर टेंजेंट ज्वाइन कर रहा है उनको हम मिला दें तो ये परपेंडिकुलर होगा। यानी कि ये जो रेडियस मैंने खींचा है, टेंजेंट जहाँ पर टच कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, स्पर्श बिंदु जो है, वहाँ पर खींचा गया जो रेडियस है और टेंजेंट है परपेंडिकुलर है। इजीली प्रूव हो सकते हैं बट हमें नहीं करना है। बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। अगर सेम पॉइंट से हमने कुछ टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं तो वो लेंथ में इक्वल होते हैं। मान लो ये एक पॉइंट है, इससे मैंने एक ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ए से ए बी, और एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिया ए सी। अगर आपने किसी एक सर्कल को एक पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे हैं तो वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा क्योंकि ये ज़रूरी है। देखो, अगर मैं यहाँ से इसको मिला दूँ, ये 90 डिग्री होगा।
अगर मैं यहाँ से इसको मिला दूँ, इससे पहले प्रॉपर्टी करी है, ये 90 डिग्री होगा मेरे भाई, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको मिला दूँ तो इन दोनों ट्रायंगल को देखो, AOB और AOC के अंदर रेडियस दोनों में बराबर है, आप बोलोगे जी हाँ बराबर है। दोनों के अंदर राइट एंगल है, आप बोलोगे जी हाँ राइट एंगल है। और दोनों का जो हाइपोटेन्यूज है वो कॉमन है ऊपर और नीचे वाले ट्रायंगल का, जी हाँ सर कॉमन है। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड के तहत ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, किसी भी पॉइंट से किसी भी सर्कल के ऊपर, अब ये टेंजेंट तो इक्वल हो ही गए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो इक्वल होंगे। लेकिन सिर्फ यहीं पर नहीं रुकना है, किसी भी सर्कल में अगर ऐसे टेंजेंट खींचे जाए तो आपको पता होना चाहिए ऊपर और नीचे वाला फिगर जो है कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि सिमेट्रिकल चीज बन रही है। ये फील कई बार ये चीज यूज होती है, अगर ये वाला एंगल A है तो ये वाला एंगल भी A है, अगर ये वाला एंगल B है तो ये वाला एंगल भी B है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिसिटी इस फिगर की आपको पता होनी चाहिए। कई बार हम डायरेक्टली इस चीज़ को यूज़ कर लेंगे, फील भी हो रहा है, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं कि भैया ऊपर जैसा वैसा ही नीचे होएगा। तो ऐसे ही अगर मान लो आपको कल को ऐसे मिलता है ऐसे, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ें सिमेट्रिकल हैं। यहाँ पर अगर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा है, यहाँ पर अल्फा है तो यहाँ पर भी अल्फा, ठीक है। ये दोनों में 90 है ही। और एक और चीज़ क्या पता होना चाहिए, इस पूरे एंगल की और इस पूरे एंगल का जो सम है वो 180 होएगा। क्यों, पूरी क्वाड्रिलेटरल को देखो, ABOC को, ये 90 है ये 90 है, चारों एंगल का सम 360 होएगा, उसमें से 180 यहाँ कवर हो गया तो इन दोनों का सम 180 होएगा। क्लियर है भाई, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। और आगे एक और चीज़ हिंट दे देता हूँ, आगे कई क्वेश्चन ऐसे होंगे, अगर यहाँ से मैं इस कोड को मिला दूँ BC को, तो अब आपको पता है कि BC ये जो कोड है, सेंटर से आती हुई ये लाइन जो है इसको बाइसेक्ट करेगी और परपेंडिकुलर होएगी। ये जो OA लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर होएगी, ठीक है। तो ये तो वही केस बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगुलर वर्टेक्स से परपेंडिकुलर खींचा, तो उस केस को भी यहाँ पर यूज़ कर लेता है। ये जो सिमिलरिटी वाला केस है, ये दोनों सिमिलर हैं, बड़ी ट्रायंगल के भी सिमिलर हैं, और कई सारे यहाँ पर थ्योरम लगते हैं, वो सारे यहाँ पर लगेंगे। क्लियर है मेरे भाई। तो टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, उसके साथ ही मैंने आपको कई चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं, ये लिख लो अपने नोट्स के अंदर। अपनी भाषा में लिखोगे नोट्स तभी तो आपको रिवीजन में इजी होएगी, अपने तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। तो अपनी भाषा में नोट्स लिखने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। नेक्स्ट, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, जो मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ कि किसी भी टेंजेंट के साथ कोई भी कोड जो एंगल बना रही है, वो कोड उससे ऑल्टरनेट इस सेगमेंट की तरफ एंगल थीटा बना रही है, तो इस तरफ वो जो कोड है वो वही एंगल थीटा बनाएगी। अगर इस तरफ ये एंगल अल्फा बना रही है, देखो यहाँ पर ये जो कोड है, अब की बार मैं बात कर रहा हूँ कोड AB की, यहाँ पर अल्फा बना रही है तो कोड AB उस तरफ अल्फा बनाएगी। क्लियर है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अब क्वेश्चंस को रगड़ना स्टार्ट करते हैं भाई, सीधे सीधे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसके। इन द गिवन फिगर देयर आर टू सर्कल्स विद द सेंटर्स O and O डैश, ठीक है, ये O डैश है अपना, टचिंग ईच अदर इंटरनली एट P, द टेंजेंट्स TQ and TP आर ड्रॉन टू द लार्जर सर्कल एंड टेंजेंट्स, देखो TP और TQ बड़े सर्कल के हैं और TP और TR छोटे सर्कल के हैं, तो हमने बताना है TR और TP, सॉरी TQ और TR। सिर्फ बड़े सर्कल को देखो, सिर्फ बड़े को, छोटे को भूल जाओ। बड़े सर्कल के दोनों टेंजेंट बराबर होंगे, आप बोलोगे जी हाँ, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। अब छोटे सर्कल को देखो, छोटे सर्कल के दोनों बराबर होंगे, TP इज इक्वल टू TR, दोनों छोटे सर्कल के टेंजेंट है सेम पॉइंट से, जी हाँ, तो ये तीनों ही बराबर होंगी। इसका और इसका रेशियो पूछा है, दैट इज ऑप्शन डी, सिंपल। कई सारी चीज़ें कराऊंगा मैं यहाँ पर आपको, कई बढ़िया बढ़िया चीज़ें करवाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से प्यार से देखते रहो, मज़े से देखते रहो, बिना दुखी हुए देखते रहो। दुखी होने की भी बहुत वजह मिल जाती है और ये सब पर लागू होता है, मेरे पर, किसी और पर, आप पर। और खुश होने की वजह भी बहुत मिल जाती हैं। तो हमें देखना है कि हम कौन सी ढूंढ के, देखो भाई सीधी बात बताऊं, आज का दिन आपकी लाइफ में दोबारा आना नहीं आना, नहीं आना। कल का दिन अलग होगा, परसों का दिन अलग होगा। अगर आपको 1 साल बाद सक्सेस मिल रही है तो इस 1 साल तक आप दुखी रहोगे, तो अल्टीमेटली ज़िंदगी में 1 साल आपने दुख में बिताया। कोशिश करो, अब ये नहीं है कि ये बातें मैं हमेशा याद रखता हूँ भाई, मैं भी दुखी होता हूँ, सब दुखी होते हैं, सब खुश भी होते हैं, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम
खुशी में बिताएं, जो हमारी पास जो चीज़ें हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, ना कि जो चीज़ें नहीं हैं उनके बजाय। ठीक, खुश रहो, मजा लो, आप जिस भी सिचुएशन में हो। यार मेरे सामने ये सिचुएशन डाली है तो मैं इसको हैंडल कर ही सकता हूँ, मैं हैंडल करने लायक हूँ, इसलिए मेरे सामने ये सिचुएशन डाली है। मेरे सामने कई बार ऐसी सिचुएशन आई है, मेरे को लगा है यार पता नहीं इन लोगों की लाइफ में, ये नहीं है कि आपको जो दिखता है सब ऊपर ऊपर से बढ़िया है, सबकी लाइफ मस्त है, नहीं, सब अपना अपना बैटल फाइट कर रहे हैं। आपको पता नहीं कौन कितना बड़ा बैटल फाइट कर रहा है। हो सकता है कोई खुश होकर फाइट कर रहा है, हंस के फाइट कर रहा है, कोई दुखी हो रहा है छोटे से बैटल से। तो मैं कई बार सोचता था यार ये सारी प्रॉब्लम दोस्तों को तो है नहीं, फिर कोई क्यों है। बट फिर ये है कि हाँ आई कैन हैंडल दिस, जो उनको वो प्रॉब्लम है छोटी छोटी, उनको तो मैं लाइक भाव ही नहीं देता, वो तो मैं प्रॉब्लम ही नहीं मानता। ये जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है मैं इनको हैंडल कर सकता हूँ, इसलिए शायद ये मेरे अंदर इन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की स्किल है, मेरे सामने परोसी गई है, मजबूरी है। दो ऑप्शन है, या तो भागें या उनको हैंडल करें। खुश रहो, खुश होकर तैयारी करो। चलो, क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। तो एक क्वाड्रिलेटरल है वो एक सर्कल के चारों तरफ है, तो एक सर्कल के चारों तरफ मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो ऐसे बनी हो, ये क्वाड्रिलेटरल किन से बनी है? ये क्वाड्रिलेटरल बनी है चार टेंजेंट से। बनी है कि नहीं बनी? AB एक टेंजेंट है इसका, BC CD DA। तो जो क्वाड्रिलेटरल टेंजेंट्स से बनी हो उनको बोलते हैं टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल। टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल, हिंदी में इनको स्पर्श रेखा बोलेंगे, तो स्पर्श रेखीय चतुर्भुज। ठीक है, तो इसमें एक रूल होता है कि आमने सामने वाली जो साइड है, आमने सामने वाली जो साइड है यानी कि AB प्लस DC इस इक्वल टू CD BC बोल सकते हैं, BC प्लस DA। तीन चीजें यहां पर बताऊंगा मैं आपको, बाद में क्वेश्चन को करेंगे। नंबर 1, आमने सामने वाली जो है इनकी गैंग है। जैसे लूडो में वो आमने सामने वाले प्लेयर होते हैं, लूडो में जो टेंजन जो ऐसे तिरछे हैं उनकी टीम होती है ना लूडो में, आमने सामने वालों की। ऐसे ही आप मान लो ये लूडो ही खेल रहे हैं, तो आमने सामने वाले बंदे और आमने सामने वाले बंदे एक टीम है। तो दोनों टीम के अंदर पेरीमीटर बराबर बटता है भाई। पेरीमीटर बराबर बटने का क्या मतलब है कि जितना भी पेरीमीटर है आधा इनके पास आधा इनके पास है, इन दोनों का सम बराबर है, इन दोनों का सम। दोनों टीमों के पास एरिया भी बराबर बटता है। ये मैं आपको मेंसुरेशन 2D में कराता, बट यहां पर भी करा देता हूं। देखो, यानी कि 1 + 2, मैं सिर्फ बोल के बताऊंगा, चलो लिख भी दूंगा, क्या याद रखोगे तुम भी। यानी कि एरिया ऑफ 1 + 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 3 + 4। आमने सामने वाले पेरीमीटर को तो बराबर बांटते ही हैं भाई साहब, ये एरिया को भी बराबर बांटते हैं, पूरी क्वाड्रिलेटरल के एरिया को। इन दोनों का एरिया पूरी क्वाड्रिलेटरल से हाफ है, इन दोनों का भी हाफ है, यानी कि इन दोनों का और इन दोनों का इक्वल हो गया। ठीक है जी, है ये हो गया हाफ ऑफ द पेरीमीटर पूरी क्वाड्रिलेटरल का, ये हो गया हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तीसरा, ये बीच वाले एंगल को भी नहीं छोड़ते, उसको भी आधा बांट के रखा इन्होंने। बीच में पूरा 360 डिग्री का एंगल है, तो ये वाला मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, इसको इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, कई बंदों के दिमाग में आता है ये है वर्टिकली ऑपोजिट, इनको इक्वल बोल देना है। ठीक है, चलो जी, तो एंगल A प्लस एंगल B, इन दोनों के पास आधा एंगल है, यानी सॉरी एंगल D यानी कि 180, और एंगल B प्लस एंगल C इनके पास भी 180 है, यानी कि बीच में जो एंगल बनता है उसको भी आधा बांट रही है अपोजिट टीम। ये साइड्स जो हैं बीच में बने एंगल को भी बांट रही हैं, एरिया को भी बांट रही है, पेरीमीटर को भी बांट रही है। 3 रूल बता दिए, बताओ याद रहेगा कि नहीं है? लूडो की तरह। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है? इन चीज़ों को हम इजीली प्रूव कर सकते हैं, बट क्या ही ज़रूरत है, बिकॉज ये हमें डायरेक्टली याद होनी चाहिए है? ये सबसे पहली वाली बता देता हूँ, बहुत ही ईजी है कि ये जो है ये इसके इक्वल है, ये जो है ये इसके इक्वल है, 1 2 3, क्योंकि एक पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट है, ये फोर्थ है, एक पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट है। तो समझ रहे हो, मैं जो चीज़ें जहाँ पर करवा रहा हूँ ना उनके पीछे लॉजिक है, एक पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट इक्वल है, इसलिए इसको मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड चीज़ें आपको करवाई जा रही हैं। ठीक है जी, तो उसने क्या बताया है, AB = 6, ओके, CD = 5, ओके, AD = 7, ओके। आमने सामने वाले का सम 6 और 5 11, यहाँ पर भी 7 और 4 11, ये 4 आंसर इस ऑप्शन है। क्या इक्वेशन आते हैं? डेफिनेटली आते हैं, नहीं तो मैं क्यों करवाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़े। द सर्कल
ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एंगल बी को 90 बता दिया है, तो चलो अच्छी बात है, पहले ही बना लेते हैं। ठीक है जी, एंगल बी इज 90, बाकी कोई भी 90 नहीं है, भले ही वो दिख रहे हो 90 जैसे। द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD टचिंग AB BC CD AD एट PQRS। AB, ठीक है जी, एंगल बी इज 90, AD इज 24, ये जो पूरी AD है दिस इज 24, AB इज 27, DR इज 6, ये जो DR है ये 6 है, ये तो ये दोनों तो बराबर है ना भैया, एक पॉइंट से खींचे गए दोनों टेंजेंट, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होएगा। अब ये पूरी 24 है, उसमें से 6 तो यहाँ पर रह गई, तो ये हो गई 18, 24 माइनस 6 18। अब अगर A से S 18 है तो A से P ये भी 18 होएगा, ठीक है। अगर ये पूरी 27 है, 27 माइनस 18 ये 9 हो गया, ये भी 9 हो गया। उन्होंने पूछा है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस होएगा भैया 2πr, उसके लिए तो हमें रेडियस चाहिए। अब मैंने आपको एक बात बताई थी क्या, किसी भी कोने के अंदर यानी कि 90 डिग्री के अंदर अगर आपने ऐसे एक सर्कल को रख दिया तो सेंटर से ऐसे लाइनों को मिलाओगे, मैं प्रूव नहीं करूँगा, पहले प्रूव कर चुका हूँ, तो ये एक स्क्वायर बनता है, और स्क्वायर का रेडियस होता है, और स्क्वायर की साइड होती है सर्कल के रेडियस इतनी। तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये 9 है, यहाँ से यहाँ तक ये 9 है, तो ऐसे ही तो बनता है वो स्क्वायर, ये तो 9 9, तो सर्कल की रेडियस 9 वाली है, 9, तो 9 दूनी 18 पाई, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये नोट्स में कौन लिखेगा, जहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जहां पर मैं पहली बार इनको बता रहा हूँ, कौन लिखेगा? आपका पड़ोसी तो आएगा नहीं है, आपने लिखना पड़ेगा, या ऐसा पड़ोसी पाल रखा कोई, ठीक है। तो इसीलिए अपने हाथ से नोट्स, अपनी भाषा में नोट्स लिखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, है? थोड़ी सी मेहनत करोगे, मैं इतना काम कर सकता हूँ कि आप एक बार मेरे से पढ़ें, एक बैच में पढ़ें, दोबारा आपको दूसरा बैच नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप ऑनेस्टली तैयारी करेंगे, उसी चीज़ को रिपीट करेंगे, कोई माई का लाल नहीं होगा आपको रोक पाए, ये बता दे रहा हूँ, कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है। इतना मैं कर सकता हूँ बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही मेहनत से, बाकी तो आपके हाथ में है जी चीज़ें। टू सर्कल्स टच ईच अदर एट पॉइंट एक्स, कॉमन टेंजेंट, चलो जी, दो सर्कल एक दूसरे को पॉइंट एक्स पर टच कर रहे हैं, एक कॉमन टेंजेंट टच देम एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो यहाँ पर दो कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं, एक तो ऐसे, इस पॉइंट से भी तो पास ही हो सकता है कॉमन टेंजेंट, लेकिन ये इन दोनों को एक ही पॉइंट पर टच करेगा, तो यानी कि वो इस कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा है जो दो पॉइंट पर टच करेगा। ए कॉमन टेंजेंट टच देम एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स वाई एंड जेड, ठीक है। अनदर टेंजेंट पासिंग एक्स, दूसरा टेंजेंट है जो एक्स से पास हो रहा है, कट वाई जेड एट ए, ये इसको यहाँ पर ए पर काट रहा है, ठीक है। एंड एक्स ए इज इक्वल टू 16, और एक्स ए जो है वो 16 है। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ये 16 है, तो सेम पॉइंट से खींचे गए ये दो टेंजेंट है, ये बराबर होंगे। आप बोलोगे जी हाँ सर, यहाँ से खींचे गए दोनों टेंजेंट बराबर होंगे, तो ये 16 होएगा। अब इस सर्कल में आ जाओ, सेम पॉइंट से खींचे गए दो टेंजेंट है, तो यानी कि ये भी बराबर होएगा, जी हाँ ये भी 16 होएगा। वाई जेड की वैल्यू पूछ रहा है, तो 16 और 16 32। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, मतलब कि जो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है, मैंने ऐसा कुछ आपको करवाया है पहले? अगर ये तीनों बराबर हों तो इसका मतलब है ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये देखो ये तीनों बराबर हैं, तो उसने ये भी क्वेश्चन पूछे हैं एग्जामिनर ने कि ये एंगल बताओ कितना होएगा। प्रूव भी हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर प्रूव किया था, ये ए, ये बी, ये बी, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं, आपको बता तो रखा है तीनों इक्वल होते हैं 90 का होएगा, उसने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं पहले। टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट ए, दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली पॉइंट ए पर टच कर रहे हैं। अदर पी क्यू इज ए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट विच टचेस द सर्कल्स एट पी एंड क्यू, पी क्यू,
देन एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू व्हाट। तो एंगल पी ए क्यू क्या होगा बताओ, थोड़ी देर पहले बताया। अगर मैं यहाँ से एक कॉमन टेंजेंट बनाऊँ तो ऐसे कुछ एक कॉमन टेंजेंट बनेगा जो इस पॉइंट से पास होएगा। लेट दिस बी एक्स। तो आपको पता है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स ए इज इक्वल टू एक्स क्यू, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 90। खत्म। क्लियर है भाई? A circle inscribed in triangle PQR touches its side. ओके, सर्कल इंस्क्राइब्ड है। अब मेरी इतनी बढ़िया ड्राइंग देखकर जलो मत तुम कि मैं इतना अच्छा बना रहा हूँ। ठीक है ठीक है, तुम्हारी भी इम्प्रूव हो जाएगी, ऐसे जल क्यों रहे हो। पी क्यू को एस पर, क्यू आर को टी पर, एस टी यू। इफ पी क्यू इज इक्वल टू 15, क्यू आर इज इक्वल टू 10 एंड आर पी इज इक्वल टू 12, देन फाइंड पी एस। अगर आपको पी एस निकालना है तो 15 + 12 27 - 10 17/2 यानी कि 8.5। तो पी एस 8.5 है, 2 ऑप्शन कट हो गए। ऐसे विद इन 2 सेकेंड्स आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो अभी 2 मिनट सुन लो, फिर अब इसका प्रूफ देख लो, प्रूफ देख लो। ठीक है, जरूरी है ये प्रूफ। अगर मैं P से लेकर S तक इसको A मान लूँ तो P से लेकर U तक ये भी A होएगा। ओके, Q से लेकर S तक, बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। Q से लेकर S तक अगर मैं B मान लूँ तो Q से लेकर T तक B होएगा। R से T तक C है तो R से U तक C होएगा। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे निकालना है P से लेकर S तक। तो चाहे मैं P से लेकर S तक निकाल लूँ या P से लेकर U तक निकाल लूँ, बात तो सेम ही है, बिकॉज ये दोनों बराबर हैं, बात तो सेम ही है। तो अगर कोई आपको बोले कि आपको पी एस निकालना है तो ये सोचा करो कि मुझे ये दोनों निकालने हैं, ये दोनों, बात तो सेम ही है। अब देखो, अगर आपको पी एस और पी यू निकालने हैं तो आपको निकालना है पी एस और पी यू। आप ये देखा करो, इस वर्टेक्स से आ रहे हैं पी एस और पी यू। अगर मैं इस पूरी लाइन और इस पूरी लाइन के सम करूं, इन दोनों का सम करूं, तो 2 बार ए आएगा, 1 बार बी, 1 बार सी, और उसमें से नीचे वाला घटा दूं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं और नीचे वाला घटा दूं तो इनके अंदर जो बी और सी है और बी और सी हो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ 2 बार ए बचेंगे। और फिर मैं हाफ कर दूं, फिर मैं हाफ कर दूं। ठीक है, तो अगर मुझे पी एस निकालना है तो मैं ये देखता हूं, अच्छा पी एस और पी यू निकालना है तो 15 + 12 -10/2। यहाँ पर रटने की कोई चीज़ है? आपके सामने प्रूव करके दिखाए, कोई मुश्किल बात नहीं है, ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब ये याद भी रहेगा है? मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ कि अच्छा ये दोनों निकल रहे हैं, 15 12 27 -10 17/2। मैंने 8.5 अभी बताया आपको। अब ये बोल रहा है कि भैया क्यू टी निकालो, तो देखो क्यू टी अगर आप यहाँ से लेकर इसको निकालना चाह रहे हैं तो आप क्यू टी और क्यू एस निकाल रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ो, 15 और 10 25, इसको घटाओ, 25 में से 12 गए भाई, 13/2 6.5। तो क्यू टी तो 6.5 है। तो बस कितने सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में? एक्चुअल ऐसे क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं। अब मान लो ऐसा ही एक क्वेश्चन 2022 में पूछा गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर कई बच्चों को ये भी लग सकता है ये तो 2019 का है, इतने घुसे मारूंगा। मान लो 2022 में एग्जैक्टली डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया इसी से। अब मैं एक ये सेंस बनाता है क्या मैं उसी को उठा लूँ? मान लो ऐसा ही है, फिर तो सेंस नहीं बनाता कि अपडेटेड के चक्कर पर मान लो हल्का क्वेश्चन पूछा गया इसी कंसेप्ट पर, तो इसी को रहने दूं या नए को उठा लूं। तो जब कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ ये कंटेंट में जान ऐड करेगा, ये कुछ प्लस करेगा, उसको पिक किया जाता है। ये नहीं कि सारे घसीट लो डाल दो। एक आधे क्वेश्चन होते हैं ऐसे, हर साल कुछ 5-10 ऐसे क्वेश्चन अपडेट होते हैं, समझ रहे हो, जो हम ऐड कर पाए कुछ। क्यों? क्योंकि इतने सालों का कंटेंट पड़ा है हमारे पास। तो इन चीज़ों को इसलिए मैं इसको छिपा के रखता हूँ। आजकल तो छिपा नहीं पा रहा हूँ, मेरी वो एक पिक्चर डिलीट होगी, बनाऊंगा 1-2 दिन में। इन चीज़ों को यहाँ पर हावी मत होने दो। मेरे साथ आप आए हो तो 100% भरोसा कर लो, 100%। किसी भी चीज़ से डगमगाना मत, उस विश्वास को, आपका नुकसान होगा। ठीक है भाई, तो आंसर इस ऑप्शन डी। तो अब ये चीज़ नोट्स में कौन लिखेगा? आप ही लिखोगे, अपनी भाषा में लिखोगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके नोट्स को अपडेट करवाएंगी। नेक्स्ट, ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल ए बी सी टचिंग ए बी बी सी ए सी। ओके,
इफ ए बी माइनस बी सी, ये बोल रहा है अगर मैं ए बी में से बी सी घटा दूं और ए बी माइनस ए सी 2 है एंड द पेरीमीटर, तो यहाँ पर हम कई तरीक़ों से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कैसे देखने के लिए बोलूँगा। देखो हम थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे ना कि कम टाइम लगे। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ए बी के अंदर दो पोर्शन है। कौन से पोर्शन है? एक तो ये पहले वाला, एक दूसरे वाला। ये जो दूसरे वाला पोर्शन है ये इसके बराबर है क्योंकि सेम पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट बराबर होते हैं। तो एक ये वाला पोर्शन है, एक ये तीसरे वाला पोर्शन मान लेते हैं क्यूसी। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा ताकि हम डायरेक्टली लिख पाएँ चीज़ों को दिमाग में करके। अगर मैं ए बी में से बी सी को घटा दूंगा, इसमें से इसको घटा रहा हूँ, तो एक्चुअली 2 से तो 2 गया, तो एक्चुअल में जो डिफरेंस आ रहा है पूरी ए बी बी सी का नहीं आ रहा, ये दोनों तो सेम ही है भैया, इसका और इसका आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है ए पी का और क्यू सी का। तो अब देखो ए बी में से बी सी को घटाऊंगा तो ये बड़ी है, ए बी वाली बड़ी है, तो ए बी वाला देखो ये पोर्शन तो सेम है, ये बड़ा है, तो अगर मैं इसको ए मान लूँ तो इसको ए प्लस 4 लिख सकता हूँ, लिख ही सकता हूँ। अब ऐसे ही दूसरे को करें बिना ऐसे नेमिंग करे। अब वो बोल रहा है ए बी माइनस ए सी, तो ए बी में से भैया ए सी को घटाऊंगा तो ये दोनों पोर्शन तो सेम ही है, ये दोनों तो अगर मैं ए बी में से ए सी को घटाऊंगा तो ये जो भी फर्क आ रहा है ये इसका और इसका आ रहा है, तो दो फर्क आ रहा है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है दो बड़ा है, तो ये ए है तो ये तो ए है, ये ए प्लस 2 है, ये ए प्लस 2 है तो ये ए प्लस 2 है, ये ए प्लस 4 है तो ए प्लस 4 है, सारी साइड्स आ गई। अब ये बोल रहे हैं एंड द पेरीमीटर ऑफ ए बी सी इज 32, तो मैं एक्चुअल में क्या करता हूँ, मैं एक्चुअल में पूरे पेरीमीटर को नहीं जोड़ता। देखो ये ए प्लस 4 है तो ये ए प्लस 4 है, ये ए प्लस 2 है तो ए प्लस 2 है, पेरीमीटर के अंदर ए प्लस 2 दो बार आया, ए प्लस 4 दो बार आया, ए दो बार आया, मैं सिर्फ इनको एक एक बार ही जोड़ता हूँ। ए 3 ए प्लस 4 और 2 6 इज इक्वल टू, और मैं पेरीमीटर का हाफ ले लेता हूँ, कैलकुलेशन को थोड़ा सा तो बचाएं, अदरवाइज आप इन सबको जोड़ के कर सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू 10/3, देन पी बी प्लस ए आर, तो पी बी, तो अगर ए की वैल्यू आ गई तो पी बी इज इक्वल टू ए प्लस 2, ए आर इज इक्वल टू ए प्लस 4, तो 2a प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 20/3 प्लस 6, 38/3, ऑप्शन डी। ओके, अब ये क्वेश्चन करो। मैं हेलो, हाँ मैं एक बार हीटर का जुगाड़ कर लेता हूँ यार, क्वेश्चन करो, वीडियो को रोकना मत। वीडियो चलते में क्वेश्चन करो, ठीक है। हेलो, हाँ जी, निकला कि नहीं? एक बार ये चेक कर लूँ कि कहीं हीटर की आवाज़ नहीं आ रही है। आती नहीं। हेलो 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 हेलो, नहीं आ रही है। हेलो।
हाँ जी, चलो जी, फिर हो गए थे फर्स्ट वीडियो की तरह। चलिए देखते हैं। A circle touches the side PQ of triangle APQ at point R and sides AP and AQ produced। AP और AQ को प्रोड्यूस करना पड़ा था। ठीक है, तो ट्रायंगल APQ जब भी वो साइड प्रोड्यूस करने के लिए बोले तो किस टाइप का है केस? इस टाइप का केस है। यहाँ पर सर्कल बना हुआ है, बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, दिस इज ट्रायंगल APQ। PQ को ये टच कर रहा है R पर और इनको B और C पर। ठीक है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल APQ, अगर ट्रायंगल APQ का जो पेरीमीटर है वो 30 है तो लेंथ ऑफ AB, तो AB की लेंथ होगी 30 की हाफ, यानी कि ऑप्शन है 15। ठीक है, आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट पता होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा, क्या सिस्टम है, अभी 2 मिनट देख लो, इसका भी ज़रूरी है कैसे आया है जानना। तो देखो भाई, आपको एक बात पता है कि AB इज इक्वल टू AC, बिकॉज सेम पॉइंट से खींचा गया टेंजेंट है AB इज इक्वल टू AC। आप बोलोगे जी हाँ। और जो पेरीमीटर है ट्रायंगल ABC APQ का, ट्रायंगल APQ के पेरीमीटर के अंदर क्या क्या है देखते हैं। ट्रायंगल APQ के पेरीमीटर के अंदर है AP, आप बोलोगे हाँ जी सर AP प्लस AQ है ना, प्लस PQ। इस ट्रायंगल की तीनों साइड है प्लस PQ, AP प्लस PQ प्लस AQ ये है। अब ये जो PQ है इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ सकता हूँ, PQ को PR और RQ। आप बोलोगे जी हाँ सर, ठीक है। और PR जो है और PB ये बराबर हैं RQ और QC ये बराबर हैं, तो PR इज इक्वल टू PB। तो मामला क्या है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप A से ऐसे आकर, अब आप यहाँ पर आ गए हो, यहाँ से ऐसे चले जाओ PR, या फिर यहाँ से ऐसे चले जाओ, बात तो एक ही है, PR चले जाओ या PB चले जाओ। यहाँ से जब आप आ रहे हो तो यहाँ से Q पर आने के बाद आप ऐसे चले जाओ तो ट्रायंगल बन जाएगी, ऐसे चले जाओगे तो टेंजेंट बन जाएगा। यहाँ से ऐसे जाओगे उतने ही दूर, यहाँ से ऐसे जाओगे उतने ही दूर। तो इस वाले टेंजेंट और इस वाले टेंजेंट को बनाने के लिए हमें यहाँ से AP तो इस टेंजेंट में भी है, PB जाऊँगा तो ये टेंजेंट बनेगा। अगर उतनी ही दूर PR चला जाऊँ तो ये ट्रायंगल बन जाएगी। यहाँ से यहाँ ये टेंजेंट बनेगा, उतनी ही दूर सीधा चला जाऊँ तो मान लो आपके पास तार है, तार वायर है, तो आप जिस वायर से इस ट्रायंगल को बना पाओगे, जिस वायर से इस ट्रायंगल को बना पाओगे, इसको सीधा करके, इस वायर को सीधा करके टेंजेंट बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर अगर मैं RQ की जगह QC मैथमेटिकली और भाई विजुअलाइज करके दोनों तरीके से करवा रहा हूँ, AP प्लस PB ये टेंजेंट बन गया। देखो मैं पेरीमीटर से स्टार्ट हुआ था, मैंने टेंजेंट बना दिए दोनों। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इन दोनों टेंजेंट का सम जो है, इन दोनों टेंजेंट का सम इस ट्रायंगल के पेरीमीटर के बराबर है। सेम तार से टेंजेंट बन जाते हैं, सेम से इसका पेरीमीटर। तो दोनों टेंजेंट का सम इस ट्रायंगल के पेरीमीटर के बराबर है। ओके जी, और दोनों टेंजेंट बराबर हैं। तो अगर पेरीमीटर 30 है, दोनों टेंजेंट का सम भी 30 है, तो एक टेंजेंट कितने का होगा, बिकॉज दोनों बराबर है, 30/2 15, 30/2 15। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो ट्रायंगल के पेरीमीटर से हाफ होता है एक टेंजेंट। ठीक है, दोनों टेंजेंट पेरीमीटर के बराबरी होती है, दोनों टेंजेंट का सम। तो ये छोटी सी बात अब आप नोट्स में लिखोगे। तो ये जो मैं छोटी छोटी बातें लिखवा रहा हूँ ये बहुत ही ज़रूरी है, बार बार ये चीज़ें रिपीट होती हैं। ठीक है, देखो सर्कल टचेज द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC एट D एंड AB एंड AC प्रोड्यूस्ड। तो ये देखो फिर से वही सिचुएशन आ गई। ये इसको D पर टच कर रहा है, ऑडियो वगैरह सब कुछ मैंने ऑन कर लिया था ना, इसी ऑफ ही नहीं किया था मैंने। AB को D पर एंड AB एंड AC प्रोड्यूस्ड एट E एंड F रिस्पेक्टिवली। कोई भी काम रिस्पेक्टिवली ही करना चाहिए, रिस्पेक्टफुली करना चाहिए। AB इज इक्वल टू 10, AB जो है वो 10 है, AC इज इक्वल टू 8.6, AC 8.6 है, एंड BC इज इक्वल टू 6 और BC जो है 6 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BD, तो BD की लंबाई क्या होगी। आपको एक टेंजेंट की लंबाई पता है, एक टेंजेंट की लंबाई तो आपको पता ही है, इन तीनों का सम बटे में 2, दिस इज 6.4। तो 8 और से 14, एक 15, 10 25, तो दिस इज 25/2 यानी कि 12.5।
अगर ये 12.5 है तो इसमें से 10 तो यहाँ पर खर्च हो गया, तो ये हो जाएगा 2.5। ठीक है, 12.5 माइनस 10 2.5, और ये हो जाएगा 2.5। खत्म। यही उसने पूछा था कि जो हम बीड़ी पी रहे हैं वो कितनी लंबाई होती है बीड़ी की बंडल में, 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है भाई बीड़ी। ठीक है, नेक्स्ट। A is a point at a distance 26 centimeter from the center O of a circle. A एक पॉइंट है जो कि 26 सेंटीमीटर दूर है। ओके, ऑफ रेडियस 10, रेडियस 10 है, एंड AP एंड AQ आर टेंजेंट्स। AP एंड AQ आर टेंजेंट्स, रेडियस इज 10, तो टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, तो 5 12 13 का, तो 5 और 13 का डबल है, 12 का डबल 24, 5 12 13 का ट्रिपलेट यूज हुआ है। इफ टेंजेंट BC इज ड्रॉन एट ए पॉइंट R, कौन सा है अभी टेंजेंट BC इज ड्रॉन एट ए पॉइंट R लाइंग ऑन द माइनर आर्क PQ, माइनर आर्क PQ एक तो ये बड़ा आर्क है, कि ये माइनर आर्क है, तो इस माइनर आर्क PQ के ऊपर एक टेंजेंट ये बनाएंगे। ठीक है जी, टेंजेंट BC, तो ठीक है भाई, लो। arc PQ to intersect AP at B and AQ at C. Then the perimeter of triangle ABC, तो ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर, तो ये तो वही वाला केस हो गया जो लास्ट क्वेश्चन वाला है, जहां पर ऊपर ट्रायंगल फंसी पड़ी होती है। तो इसका जो पेरीमीटर है इस टेंजेंट की लंबाई से डबल होता है। इसे एक टेंजेंट की लंबाई 24 है, तो 24 का डबल 48, दैट इज ऑप्शन बी। तो आप देख पा रहे हो कि वो बार बार इसको यूज़ कर रहा है, और मैंने तो कुछ चुनिंदा क्वेश्चन उठाए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, उनमें से हम चुनिंदा उठाते हैं क्लास में कराने के लिए हर टाइप के। ठीक है, तो जितने मैं दिखा रहा हूँ उससे बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जिनको मैं रिपीटेबल बोल रहा हूँ। अब ये देखो, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, PA एंड PB आर टेंजेंट्स। ठीक है, O सेंटर है, PA PB टेंजेंट्स है। ट्रायंगल AOBP, सॉरी क्वाड्रिलेटरल AOBP, तो ये 90 डिग्री होएगा, ये 90 डिग्री होएगा। ठीक है, इस तो क्वाड्रिलेटरल AOBP क्या है, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 हो, देखो इन दोनों का 180 है तो इनका भी 180 होएगा, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो होती ही है। भैया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट एंगल्स का सम जो है 180 है। अगर ऑपोजिट का सम 180 हो गया तो ये साइक्लिक होएगी, मैं चारों तरफ सर्कल खींच सकता हूँ। ठीक है, और एक दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, जब मैं आपको करवा रहा था काइट में, मैंने प्रॉपर्टी आपको करवाई दी थी कि हो सकता है कि भाई ये ना भी आए, बट ये रिलेवेंट है क्या, कि जो काइट्स होते हैं वो टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल होते हैं। क्योंकि एक आधी बार, अब वो टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल का यूज़ तो कभी से कर रहा है कि काइट्स जो होते हैं, टेंजेंशियल का क्या मतलब है कि इनके अंदर सर्कल जो हो फिट किया जा सकता है। हर एक क्वाड्रिलेटरल में नहीं फिट किया जा सकता, सारे काइट्स में फिट किया जा सकता है। तो ये काइट भी है, क्यों, क्योंकि OA और OB ये दोनों बराबर हैं। अब बोलोगे जी हाँ, और PA क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, PA इज इक्वल टू PB क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, तो ये एक टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल भी है, इसके अंदर भी एक सर्कल आ सकता है। तो बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन मैंने ही बनाया क्योंकि भाई वो इस टाइप से इनको इन्वॉल्व कर रहा था कई क्वेश्चन में काइट्स को। नेक्स्ट, in the given figure O is center of the circle. Okay, circle has 3 tangents, ये और ये। if एक छोटा काम और करना पड़ेगा, इसको करो यार, मेरे को करना पड़ेगा।
हेलो। हाँ जी। हाँ भाई, हुआ कि नहीं क्वेश्चन? हेलो। ओके इज ओके। O is center of the circle. Center has three circle has three tangents. Okay, angle QPR is 45. Angle QPR ये वाला एंगल जो है this is 45. Okay. Then what is the value of angle QOR? Angle QOR. ठीक है, इसके लिए फॉर्मूले वगैरह भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखो ध्यान से समझ लो कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर ये टेंजेंट हैं तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अगर ये टेंजेंट हैं तो इनकी प्रॉपर्टी को आपने यूज़ किया। टेंजेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है? सर सेम पॉइंट से खींचे गए बराबर होते हैं। ओके ठीक है, इसका पैरामीटर इसके बराबर है, बट ये तो एंगल की बात कर रहा है। टेंजेंट की एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि 90 डिग्री बनाता है। सेंटर से लाइन खींचेंगे तो 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। अब आपको हिंट मिल गई है, अब यूज़ कर लो। मैंने एक बात बताई थी क्या, कि कभी भी एक पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी कई बार यूज होगी। ये जो चीज़ है कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स बनते हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये वाला एंगल और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं, और इस सामने वाले का सम 180 है। ये सिचुएशन अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, अगर ये वाला एंगल ए है तो ये वाला एंगल भी ए ही होएगा। सेम सिचुएशन है, बाहर से एक पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे गए, ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल नंबर 1 एंड 2 आर कॉन्ग्रुएंट। ये ए है तो ये ए है, अगर ये वाला बी है तो ये वाला भी बी है। ओके सर, क्लियर है? ये वाला बी है तो ये वाला भी बी है। अच्छा, हमने ये 45 है, सामने वाला बताना था ना। रुको एक बार, हाँ जी, ये वाला बी है, ट्रायंगल नंबर 3, बस मेरी बात को सुनते रहो, एंड ट्रायंगल नंबर 4, दीज आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। हाँ जी सर, तो आपको जो क्यू ओ आर बताना है, क्यू ओ आर, देखो ये पूरा एंगल है, ये 2A और 2B से बना है, ये पूरा एंगल 2A और 2B से बना है, लेकिन हमें बताना है सिर्फ A प्लस B, यानी कि इस पूरे एंगल का आधा। अगर ये एंगल 45 है तो ये पूरा एंगल कितना होएगा? देखो पूरी क्वाड्रिलेटरल के अंदर देखो, Z और Y, ZPYO, ZPYO के अंदर देखो, ये एंगल 90 है, ये 90 है, 180 हो गए तो इन दोनों का सम भी 180 होएगा। ये भी मैंने आपको बताया, इसका और इसका सम 180 होता है। ठीक है, तो देखो इन प्रॉपर्टीज को कैसे यूज कर रहे हैं। तो ये वाला एंगल पूरा कैसे आएगा? ये पूरा आएगा 180 माइनस 45। आप बोलोगे जी हाँ, जो हमें चाहिए वो कैसे आएगा? डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये जो पूरा एंगल है उससे हाफ है, तो 135/2। तो इसी को आप एज ए फॉर्मूला भी रट सकते हो। 180 में से इसको घटाओ बटे 2 करो, लेकिन फिर आप भूल जाओगे इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए फॉर्मूले रटोगे तो ये सिचुएशंस यूज करनी आनी चाहिए, बिकॉज इनको वो कैसे भी दे सकता है। अब ये थोड़ी ऐसे ही देगा, ऐसे भी दे सकता है। नेक्स्ट, इन ए सर्कल पी क्यू एंड आर एस आर टू पैरेलल टेंजेंट्स एट ए एंड बी। पैरेलल टेंजेंट्स तो ऐसे होंगे भाई, जो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, एक छोटी सी बात बता दूं, अगर दो टेंजेंट्स पैरेलल हैं ऐसे और ऐसे, तो सेंटर से अगर आप लाइन खींचोगे तो ऐसे परपेंडिकुलर होएगी, सेंटर से अगर आप लाइन खींचोगे तो परपेंडिकुलर होएगी। तो क्या होएगा, ये सेंटर से लाइन पास हो रही है ए बी, ये डायमीटर होता है ए बी। जो पैरेलल टेंजेंट्स हैं वो डायमीटर, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ऐसे, ये डायमीटर है, इसके इन पॉइंट्स पर बनेंगे। डायमीटर जहां पर सर्कल को टच कर रहा है, तो अगर मैं इस पॉइंट को और इसको मिला दूं तो ये डायमीटर होएगा सर्कल का। पैरेलल टेंजेंट्स ऐसे बनते हैं अगर वो कभी बनाए तो। पी क्यू एंड आर एस आर टू पैरेलल टेंजेंट्स एट ए एंड बी, ए और बी पर हैं ये पैरेलल टेंजेंट्स, पी क्यू और आर एस। द टेंजेंट्स एट सी मेक्स, द टेंजेंट एट सी आएगा, द टेंजेंट एट सी मेक्स एंड इंटरसेप्ट डी ई बिटवीन पी एंड क्यू। तो क्या है ये? बिटवीन पी क्यू एंड आर एस। ठीक है, बिटवीन पी क्यू एंड आर एस, अगर पॉइंट सी पर मैं एक टेंजेंट खींचूं तो ये एक इंटरसेप्ट यानी कि एक टुकड़ा काटता है लाइन का, डी ई, पी क्यू और आर एस के बीच में लाइन का टुकड़ा है। ठीक है, ये भी एक टेंजेंट हमने बना दिया। देन एंगल डी ओ ई इज इक्वल टू वट, अगर ये सेंटर ओ है, ओ बता रखा है क्या सेंटर? अच्छा, वेयर ओ इज द सेंटर, देन एंगल डी ओ ई, तो ये वाला एंगल क्या होएगा? बताओ भाई, देखो करो कोशिश, मेरे बताने से पहले डायग्राम आपके लिए बना दिया, आपकी सेवा में हाजिर हूं मैं। ठीक है, बताओ।
DOE उसी तरीके से बनेगा। तो भाई ये पूरा एंगल तो आ जाएगा, फिर तो 90 डिग्री का हो गया है ना। अगर मैं O से C को मिला दूँ, O से अगर मैं C को मिला दूँ तो ये 90 डिग्री का होएगा। हाँ जी, ये तो 90 डिग्री का है ही, ये तो 90 डिग्री का है ही। हाँ जी, तो अब ये देखो, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। आप बोलोगे जी हाँ सर। अगर ये A है तो ये भी A है। जी हाँ सर। ट्रायंगल नंबर 3 एंड ट्रायंगल नंबर 4 कॉन्ग्रुएंट है। वही सिचुएशन है। कौन सी सिचुएशन है? एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट खींच रहे हो, सेंटर से ऐसे बना रहे हो, यही वाली सिचुएशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, कॉन्ग्रुएंट वाली। इस पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे, वही है। तो ये B है तो ये भी B है। 2A प्लस 2B, बिकॉज ये डायमीटर है, तो 2A प्लस 2B इज इक्वल टू 180। A प्लस बी इज इक्वल टू 90। हमने इन छोटी छोटी चीज़ों में एक्सपर्ट बनना है। तो काम की चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। छोटी छोटी चीज़ों में एक्सपर्ट बनोगे, ज्योमेट्री को छोड़ोगे नहीं आप। अब ये नहीं है कि ये लेक्चर देखते ही आप नहीं छोड़ोगे, इन चीज़ों को फिर धीरे धीरे आप मॉक्स में प्रैक्टिस करोगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 15-20 दिन में ही फर्क पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री इस टाइप का चैप्टर है, एकदम करते ही अलजेब्रा पर फर्क पड़ जाएगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। तो हताश भी नहीं होना कि सर लेक्चर भी लगा लिए फिर भी समझ आ गया फिर भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे, क्योंकि चैप्टर ऐसा है, आप इसके नेचर को नहीं बदल सकते। इन छोटी छोटी चीज़ों को कैसे भी वो पता नहीं कहाँ पर कौन सी 3 का कहाँ पर कौन सी 4 का मिक्सर आ जाएगा। टेंशन नहीं लेनी, इंप्रूवमेंट आएगी। इनको नोट्स में रख रहे हो, इनको बार बार रिवाइज कर रहे हो, 15-20 दिन में ये टॉपिक करने के बाद इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है भाई? वैसे कुछ तो एकदम से स्टार्ट हो जाएगी, 15-20 दिन के बाद आपको काफ़ी फर्क दिख जाएगा। अब ये बताओ, PA and PB are tangents to circle and O is the center of the circle. The radius is 5, radius 5 है। PO is 13, तो जो PO है that is 13। और आपको एक और बात पता होगी, ये टेंजेंट्स है तो ये 90 डिग्री के होंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर ये 13 है तो ये 12 होएगा, 5 12 13, 5 12 13। ठीक है। इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB इज M, अगर ट्रायंगल PAB का एरिया, उसने ऐसे इनको मिला दिया है, अगर इस ट्रायंगल का एरिया, अब आपको ये तो पता होएगा कि ये 90 डिग्री पर होएगा और ये दो हिस्सों में बराबर बटेगा। मैंने आपको बताया था जब मैं आपको ये वाला केस बता रहा था स्टार्टिंग में, तभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर ट्रायंगल PAB का एरिया, PAB का जो एरिया है, आप इसको ऐसे ही मान सकते हैं, कोड है, सेंटर से लाइन जा रही है इसके मिड पॉइंट पर, तो परपेंडिकुलर भी होएगी। ठीक है, बिकॉज ये दोनों ऊपर और नीचे वाली जो सिचुएशन है वो सिमेट्रिक है। एंगल PAB का एरिया M है, तो उसके एरिया को मैं 15 से डिवाइड करूं और अंडर रूट लगा दूं, ये बोल रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर हम उसका एरिया निकालें ट्रायंगल PAB का। ठीक है, इसको हम कई तरीकों से निकाल सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक बार ध्यान से यहाँ पर सुनिएगा, रटना नहीं है चीज़ों को, ध्यान से सुनो। देखो भाई, पहले मैं आपका दिमाग खोलता हूँ इस सिचुएशन में कि ये क्वेश्चन आप निकाल तो डेफिनेटली लोगे, फिर मैं बताऊंगा छोटे तरीके से कैसे निकालना है। ये वही सिचुएशन बनी है कि 90 डिग्री वाले उससे 90 डिग्री वाले एंगल से हमने एल्टीट्यूड खींची है। यहाँ पर लेट दिस पॉइंट बी Z, इस पॉइंट को Z मान लो। यहाँ पर उसने ये 5 बता दिया, ये 12 बता दिया, ये पूरा 13 है। तो अगर आप इस एक हिस्से का एरिया निकाल लोगे तो उसको डबल करके बात बन जाएगी। जी हाँ, इस एक हिस्से का एरिया निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप AZ निकाल सकते हो और ZB निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कि नहीं? डेफिनेटली निकाल सकते हो। इस एक हिस्से का एरिया निकालकर उसको डबल करोगे तो M की वैल्यू आ जाएगी, 15 से भाग करना, अंडर रूट पहना देना, उत्तर आपके सामने। ठीक है, देखो अब आपको पता है कि 13 को बेस मानूं तो ये हाइट है, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, तो H तो निकला पड़ा है 5 इंटू 12/13। मैं इस तरीके से करके नहीं दिखाऊंगा, मैं दूसरे से करके दिखाऊंगा, बस ये समझा रहा हूँ। H आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये हाइट आ जाएगी। अब सर ये ZB कैसे आएगा? तो ये भी आया पड़ा है भाई। अगर आपके पास ये हो गया तो आपके पास ये पूरा 13 भी है, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, आपको पता ही है। तो ये दिस, ये तो पूरा तो 13 है, तो इसकी वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो आपके पास ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल ही लोगे। ठीक है, बता ही देता हूँ एक बार, 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू यानी कि PZ इंटू ये पूरा 13, तो ये आ गई जी PZ की वैल्यू और ये आ गई मेरे भाई AZ की वैल्यू। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, हाँ जी सर, हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट
फिर उसको डबल करोगे पूरी ट्रायंगल का एरिया, वो m की वैल्यू है, फिर 15 से डिवाइड करोगे, अंडर रूट बना दोगे। मैं दूसरा तरीका, 2 तरीके रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ बेसिकली, कोई भी तरीका बुरा या बढ़िया नहीं है इधर कि भैया ये बुरा है, ये है, वो है। एक आधे स्टेप ऊपर नीचे तो सब में ही हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या चीज़ें रिवाइज भी हो जाएंगी। कि ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 का जो एरिया है उसका रेशियो होगा BD/DC। बेस जिस रेशियो में होएगा उसी रेशियो में इन ट्रायंगल का एरिया होएगा। या फिर मैंने आपको यही बताया था, इस 90 के सामने ये साइड है, इस 90 के सामने ये साइड है, तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो इनके एरिया का रेशियो होएगा इनकी साइड्स का स्क्वायर, कोरस्पोंडिंग साइड का स्क्वायर। तो इन ट्रायंगल के एरिया का रेशियो AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पर AO का स्क्वायर क्या है 25, अगर इसका एरिया 25 है तो इसका एरिया 144 है। एरिया का रेशियो बोल रहा हूँ, 5 का स्क्वायर 25। तो अब बिकॉज सर आप ऐसे क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि इस पूरी ट्रायंगल का एरिया तो मुझसे कभी भी निकलवा दो, क्योंकि ये बेस है ये हाइट है, इस पूरी ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब इस पूरी ट्रायंगल का एरिया अगर 25 और ये कितना हो जाएगा 169, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 144 आउट ऑफ 169 ऐसे बोल सकता हूँ। ये इस पूरी ट्रायंगल का एरिया आ गया। मैंने 144 यूनिट निकाल लिया, अगर पूरा 169 यूनिट है तो उसको मैं डबल कर दूंगा, ये मैंने डबल कर दिया तो इस पूरी ट्रायंगल का एरिया आ गया। बस 2 तरीके बता दिए मैंने आपको, ठीक है। ये m की वैल्यू है, वो बोल रहा है इसको 15 से डिवाइड करो, बात उसकी माननी पड़ेगी, डिवाइड कर दिया। फिर बोल रहा है इसको अंडर रूट पहना दो, ये जो भी आएगा ये उत्तर आएगा अपना। कर दें फिर 3 चौके, तो भैया 12 का स्क्वायर रूट 12, 4 का 2, सॉरी इसका 12 इसका 2, 24/13। आंसर शुड भी 24/13, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं, ये लो करो। देर इज अ chord AB in a circle of radius 10 सेंटीमीटर, ठीक है। द लेंथ ऑफ chord इज 12, ठीक है भाई। 2 टेंजेंट्स, चलो बना ही लेते हैं ये भी। chord की लंबाई ये है। 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P टू A एंड B, ठीक है। ये दोनों टेंजेंट्स हैं, ये 12 थी पूरी तो ये 6 है, 6 8 10 ये है। अब वो क्या पूछेंगे, फाइंड द लेंथ ऑफ PA एंड PB। PA एंड PB दोनों टेंजेंट्स की लंबाइयाँ निकालनी है। हम लोग सेम ही होगी, उसने दोनों क्यों पूछी, चलो जो भी है। अब ये देखो भाई, तो यहाँ पर वही सिचुएशन होगी, ये जो सेंटर से ये जो लाइन आ रही है ये टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाएगी, तो वही सिचुएशन हो गई भाई। राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगुलर वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री वाले से, ठीक है। वही सिचुएशन है, ये कैसे भी टेढ़ी तिरछी जैसी भी दिखे आप इसको हैंडल कर पाओगे, ठीक है। अब उसने PA की लंबाई निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। देखो अगर मैं इस पॉइंट को रख दूं O और इस पॉइंट को रख दूं D, मेरी बातों पर ध्यान देना कि AO का स्क्वायर इज इक्वल टू OD इंटू OP, है ना। AO का स्क्वायर इज इक्वल टू OD, वो जो आपके पास AO भी है OD भी है OP, तो आपको OP की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको OP की वैल्यू मिल जाएगी तो फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा पाओगे बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर या फिर छोटी वाली ट्रायंगल के अंदर। 6 इसकी कुछ लेंथ होगी ये। तो इन क्वेश्चंस को आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, जो सारे तरीके यहाँ पर लग रहे हैं उन तरीकों में से, और सिमिलरिटी के कारण ये तरीके लग रहे हैं, सिमिलरिटी से भी कर सकते हो, ठीक है। कई क्वेश्चंस को हम सिमिलरिटी और ये जो फॉर्मूले हैं इन दोनों से कर लें, सेम टाइम लगता है। एक आधे क्वेश्चन में सिमिलरिटी में जल्दी लगता है, एक आधे क्वेश्चन में फॉर्मूले से जल्दी होता है। आप किसी से भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ये सीखने की कोशिश तो करेंगे कि यहाँ पर क्या बेटर है ऐसे, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। अगर ये वाला एंगल A है, ये 90 है, तो इसको मैंने मान लिया A डैश 90 माइनस A, तो ये क्या हो जाएगा A, तो ये क्या हो जाएगा A डैश। अब ट्रायंगल नंबर 1 और 2 सिमिलर हैं, देखो मुझे निकालना है 90 डिग्री के सामने वाली साइड इस ट्रायंगल नंबर 2 की, और A डैश के सामने वाली गिवन है, तो A डैश और 90 के सामने वाली को कंपेयर कर सकते हैं, है ना। ऊपर वाली ट्रायंगल में A डैश के सामने 8 है तो 90 के सामने क्या है 10 है, तो इस ट्रायंगल में भी A डैश के सामने 6 है तो 90 के सामने AP है।
दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम होएगा। एक ही ट्रायंगल की दो कोरस्पोंडिंग साइड ले लो, दूसरी ट्रायंगल की सेम वही साइड ले लो, उनका रेशियो भी सेम होता है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो क्या कि इस ट्रायंगल की ए डैश के सामने वाली, इस ट्रायंगल की ए डैश के सामने वाली, मैं कह क्या रहा हूं देखो, मान लो ये वाला एंगल है ए, ये वाला एंगल है बी, ये वाला एंगल है सी। ए बी सी ये सिमिलर हैं, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। लेट दिस पी ए बी सी, तो मैं क्यों करूँ, हाँ ऐसे मान लो ए बी सी, नहीं पी क्यू आर, इसको मान लो एक्स वाई जेड। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल सिमिलर है, आप बोलोगे जी हाँ, तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम है, यानी कि इसकी एंगल बी के सामने वाली एक्स वाई, इसकी एंगल बी के सामने वाली पी क्यू इज इक्वल टू इसकी एंगल ए के सामने वाली वाई जेड डिवाइडेड बाई इसकी एंगल ए के सामने वाली क्यू आर। कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम है। मैंने इस ट्रायंगल की एक साइड ली, इस ट्रायंगल की एक साइड ली। आप ऐसे भी कर सकते हो कि इस ट्रायंगल, बिकॉज ये सिमिलर हैं, अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनकी साइड्स का रेशियो सेम होता है। इस ट्रायंगल की एंगल ए के सामने वाली साइड वाई जेड और इसी ट्रायंगल की एंगल बी के सामने वाली साइड एक्स वाई इज इक्वल टू इस ट्रायंगल की एंगल ए के सामने वाली, यानी कि इस ट्रायंगल की एंगल ए के सामने वाली और एंगल बी के सामने वाली का जो रेशियो है वही रेशियो होगा इस ट्रायंगल की एंगल ए के सामने वाली बी के सामने वाली। कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, इतने काफी कंफर्टेबल होने चाहिए, जिससे भी चीज दिखी रगड़ दिया क्वेश्चन, ठीक। तो मैं ये कर रहा हूं, तो भाई ए की वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं इससे 2 से काटूं, ए पी विल बी इक्वल टू 15/2 यानी कि 7.5, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है। The tangent at a point C on the circle meets AB produced at Q. AB produced को Q पर मिल रहा है। If CAB is 42, अगर CAB 42 है, then what is CQA? तो CQA ये वाला एंगल क्या होएगा, ठीक है। तो हमने जस्ट क्या करना है, हमने इन चीज़ों को यूज़ करना है कि ये टेंजेंट है, ये परपेंडिकुलर है, इन चीज़ों के यूज से ये आ जाएगा। चलिए भाई देखते हैं कैसे यूज़ कर पाएंगे। अगर ये डायमीटर है और ये टेंजेंट है, इन्हीं को यूज़ करना है, तो ये 90 बनेगा, ठीक है। एक तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, तो इससे वो वाला एंगल आ जाएगा, ओके। और दूसरा हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये वाला एंगल कितना होएगा देखते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इन दोनों का सम 90 होएगा, ये 90 ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा जी 48, ओके जी। अगर मैं यहाँ से ये खींच दूँ तो ये भी 90 डिग्री होएगा, जी हाँ ये भी 90 डिग्री होएगा। तो हमें निकालना है CQA, तो ये वाला एंगल है, अगर ये पूरा एंगल आ जाए, ये वाला एंगल आ जाए तो भी आ जाएगा, वैसे तो ये आ गया 42, ठीक है, वो 6 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो मुझे इस टेंजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पर, है ना। चलो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बताता हूँ। यहाँ पर मैंने यूज़ ये कर लिया, हो सकता है इस टेंजेंट को भी आप यूज़ कर लेते, लेकिन यहाँ पर मैंने, क्योंकि क्या है इक्वेशन कई तरीक़ों से निकल सकता है, आपको जो स्ट्राइक होएगा वो बढ़िया है। किसी भी टेंजेंट के साथ कोई भी कोड अगर यहाँ पर एंगल थीटा बना रही है तो ऑल्टरनेट सेगमेंट में ये थीटा बनेगा, अब बोलोगे जी हाँ सर। तो यहाँ पर ये कोड मैंने मान ली ये वाली और टेंजेंट मैंने मान लिया ये वाला, तो ये जो कोड है ऑल्टरनेट सेगमेंट में 42 बना रही है, तो मैंने ये मान लिया 42, आप बोलोगे जी हाँ सर। अब आप देखो ट्रायंगल AQC के अंदर, सॉरी ट्रायंगल BQC के अंदर ये 48 एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों के सम के बराबर होएगा, ये 42 है तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। इस इक्वेशन को कई तरीके से कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि इसी तरीके से करना है, यहाँ से खींचोगे तो यहाँ से भी कोई ना कोई वे आ जाएगा, है कई वे होते हैं, आपने जिस भी वे से किया बढ़िया है। जस्ट आपने ये कॉन्फिडेंस रखना है कि हमने क्वेश्चंस को रटना नहीं है, ऐसे रटना नहीं है, हो सकता आज मैं इसको एक तरीके से करूँ, कल मैं दूसरे तरीके से करूँ, दूसरा तरीका स्ट्राइक हो, है बस कंफर्टेबल रहना कि आपको ये सारी चीज़ें पता है। ये बताओ बताओ
इन द गिवन फिगर in the given figures PQRS is a square inscribed in a circle of radius 4. PQRS radius 4 के सर्कल में इंस्क्राइब्ड है. PQ is produced till point Y. PQ को प्रोड्यूस कर दिया. ये स्क्वायर है, इसका मतलब इसकी सारी साइड्स बराबर हैं. ठीक है, बहुत पतली फिगर है, मैं टच नहीं करना चाहता. From Y a tangent is drawn to circle at point R. What is the length of SY? तो SY की लंबाई. तो अगर आपको SY की लंबाई बतानी है तो मेरे भाई देखो, सर्कल की साइड इसने बता रखी है 4. PQ बता रखी है 4. स्क्वायर की साइड है, सॉरी. ठीक है, सिर्फ QY की वैल्यू निकालनी है ना. QY की वैल्यू आते ही हम बता सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, इजीली बता सकते हैं. ठीक है, तो QR की वैल्यू बता रखी है, जी हाँ 4, सब कुछ 4 है. तो बताओ QY की वैल्यू आप कैसे बता सकते हो. ठीक, सोचो. तो SY की वैल्यू बाद में निकालेंगे, अभी हम फोकस करते हैं QY की वैल्यू निकालने पर. देखो जी, तो यहाँ पर उसने क्या क्या दे रखा है. यहाँ पर उसने दे रखा है कि ये जो है ये टेंजेंट है. अगर ये टेंजेंट है, वैसे तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ. इस टेंजेंट ने इस कोड के साथ जो भी बनाया है, ये ऑल्टरनेट सेगमेंट में कोड, ठीक, हाँ इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं. चलो 2 तरीके बताऊंगा, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम और टेंजेंट वाला. ठीक है, देखो मैं भूल जाऊंगा नहीं तो ये सोचा था. देखो एक तरीका ऑल्टरनेट सेगमेंट वाला जो मुझे स्ट्राइक हुआ है, देखो ये एक टेंजेंट है आप बोलोगे जी हाँ, और ये एक कोड है आप बोलोगे जी हाँ. एक हमारे पास टेंजेंट है, एक हमारे पास कोड है. टेंजेंट और कोड में जो एंगल बना है तो ऑल्टरनेट सेगमेंट में वही बनेगा थीटा. आप बोलोगे जी हाँ सर. तो देखो ये जो कोड है RQ, ये ऑल्टरनेट सेगमेंट में यहाँ पर ये थीटा बना रही है. बिकॉज ये स्क्वायर है, तो इसका डायगोनल सेंटर से पास होएगा. तो ये तो 45 है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा. ये 90 है, ये 45 है, तो यही 45 हो जाएगा. एक तो इस तरीके से आ गया 45. अब दूसरे तरीके से बताता हूँ. देखो दूसरे तरीके में भी यही यूज होएगा. अगर मैं सेंटर से ऐसे लाइन खींचता हूँ सेंटर से, तो आपको पता है ये ऐसे 90 डिग्री बनाएगी, ये ऐसे 90 डिग्री बनाएगी. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेंटर से अगर एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर खींचा गया है और सेंटर से लाइन खींची गई है, तो ये इसके डायगोनल के ऊपर से ही जाती है. यहाँ पर भी सेम चीज़ यूज होगी, और डायगोनल इसको एंगल को बाइसेक्ट करता है स्क्वायर के अंदर 45. तो ये वाला भी 45. इसमें ऑल्टरनेट सेगमेंट यूज नहीं करना पड़ा. ठीक है, तो ये 45, तो ये भी 45. अब देखो 45 के सामने 4, तो 45 के सामने 4, तो QY भी 4 है. अब आप SY की वैल्यू निकाल पाओगे. SY इज इक्वल टू अंडर रूट इस 4, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है. तो अगर मैं 4 को काट दूँ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1 और 2 पर पाइथागोरस लगा दो, तो क्या आएगा, अंडर रूट 5. 2 का स्क्वायर 4, 5, और अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 अंडर रूट 5. उत्तर क्यों नहीं आ रहा. 2 दूनी 4 और 1 5, उत्तर काहे नहीं आ रहा भैया. 90. SY मैंने निकाल ली. SY की लेंथ इसने पूछी है, तो आनी तो चाहिए यार. 4 अंडर रूट 5. इसने कुछ गड़बड़ की है क्या यहाँ पर. 2 को अंदर भेजा क्या, 2 को अंदर भेजेगा तो भी नहीं. तो एक बार देख लेते हैं फिर. अच्छा, स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस. हमने स्टार्टिंग में ही गलती कर दी है, लाइटली ले लिया मैंने स्टेटमेंट को पढ़ते हुए. जो रेडियस है सर्कल का वो 4 है, मैंने साइड को 4 मान लिया. कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम. 2 मिनट लगेंगे, अभी करेक्शन कर देते हैं. तो अगर सर्कल का रेडियस 4 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होएगा, दिस विल बी 4, और यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस विल बी 4. अगर डायगोनल 8 है, तो आपको पता है कि डायगोनल A√2 होता है, साइड रूट 2, साइड इंटू √2 इज डायगोनल. तो डायगोनल को √2 से डिवाइड कर दूँ, 8 को √2 से डिवाइड कर दूँ, 4√2, तो इसकी साइड आ जाएगी 4√2. अब एक तो आप ये काम कर सकते हो, अगर आपने मेरे जैसी गलती कर दी एग्जाम के अंदर, तो अब आपको पता चला हमने साइड 4 ले ली थी लेकिन 4√2 आ गई, तो सारी 1 डायमेंशनल चीज़ें √2 गुना हो जाएंगी. तो हमने ये निकाल रखा था, तो ये √2. अगर एरिया निकालने के लिए उसने बोला होता, तो एरिया 2D में है, तो वो √2 का स्क्वायर 2 गुना हो गया होगा. तो हम अपनी गलतियों को भी ऐसे ठीक कर सकते हैं. 4√10 विल बी द आंसर. या फिर आपको पूरा सवाल फिर से करना पड़ेगा, ऐसे 4√2, सिर्फ इतना करना पड़ेगा, 4√2 1:2, 4√2 इंटू √5 करोगे पाइथागोरस लगा के. ठीक है भाई.
नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर PQRS इज ए रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूं। होगी कि नहीं है? ठीक है। इन द गिवन फिगर PQRS इज ए रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10। सर्कल का रेडियस जो है वो 10 है, तो ये 10 है, ये डायमीटर के ऊपर ही होएगा, ये 10 है। ओके सी, PQ इज प्रोड्यूस्ड टिल वाई, PQ को उसी क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन है, टिल क्यू वाई। रुको, ये टीयर 2 में आया था, ये मेरे ख्याल इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, एक्चुअल में आया हुआ नहीं है, वो नीचे वाला मिटाना मैं भूल गया। ठीक है, टिल वाई फ्रॉम वाई ए टेंजेंट इज ड्रॉन टू पॉइंट आर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एस वाई इफ PQ इज इक्वल टू 16। अगर PQ 16 है, ठीक है जी, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अगर PQ 16 है, ये 16 है, ये पूरा 20 है, तो ये 4 का 4 गुना, ये 5 का 4 गुना, ये 3 का 4 गुना, ये 12 हो जाएगा। 3 4 5 का 4 गुना इन्होंने यूज़ किया है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है जी, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ओके, हमने क्या बताना है? हमने वही एस वाई की लंबाई बतानी है। एस वाई की लंबाई बताने के लिए आपको पी एस की लंबाई चाहिए, जो कि 12 है हमारे पास है, और पी वाई की लंबाई चाहिए। तो हमारे पास ये क्यू वाई नहीं है, बस क्यू वाई निकालना है, बात बन जाएगी। चलिए जी देखते हैं कैसे निकलेगा। ये 12 है, इसको भी शायद उन्हीं दो तरीके से निकाल पाएंगे क्या? हाँ, निकाल पाएंगे, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में दो तरीके लगाए थे। एक तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगाया था मैंने, कि अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो इस टेंजेंट और इस कॉर्ड के बीच में एंगल थीटा है, तो यहाँ पर भी थीटा ही बनेगा। अब ये 90 है, ये थीटा है, ये 90 है, ये थीटा है। दो ट्रायंगल के अगर दो कोण सेम हो गए तो वो सिमिलर हो गई, क्योंकि तीसरा ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। या तो आप ऐसे निकाल सकते हो, या फिर अब दूसरा टेंजेंट वाले से भी आ जाएगा, फिर अगर इससे आ रहा है तो है? अपना दिमाग तो हमने खोलना ही है, दोनों तरीके से करवाता हूँ आपको। ये यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा, सेंटर से खींची गई लाइन है टेंजेंट के। ठीक है सर, तो यहाँ पर अगर ये ए है, तो ये क्या हो जाएगा? ये 90 माइनस है ए डैश। अब इस ट्रायंगल के अंदर आओ, ये 90 है, ये ए है, तो ये 90 माइनस ए डैश। इस ट्रायंगल में 90 ए डैश ए, फिर भी ए डैश और ए ये दोनों सेम हो गए, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गई। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से कर लो, है उससे कर लो। अब काम करते हैं अपना शुरू। देखो, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर ए डैश के सामने वाली निकालनी है और ए के सामने वाली गिवन है। ठीक है जी, तो मैं कंपेयर करूँ, ए डैश के सामने वाली निकालनी है, ए के सामने वाली गिवन है, तो मैं ए और ए डैश के सामने वाली का रेशियो लिख देता हूँ। दोनों ट्रायंगल में सेम ही होएगा। इस ट्रायंगल में ए के सामने 16, ए डैश के सामने 12, उस ट्रायंगल में ए के सामने 12, ए डैश के सामने मैंने निकालनी ही है, यानी कि क्यू वाई। तो अभी देख लो, 4 से अगर मैं काटूँ, 4 तिये 12, 4 तिये 12, क्यू वाई ऊपर आएगा, क्यू वाई इज इक्वल टू 9। अगर क्यू वाई की लंबाई 9 है, अब आप निकालोगे एस वाई। ठीक है, एस वाई के अंदर ये 12 है और ये हो गया 25। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर 144, 25 का स्क्वायर 625, 5 और 4 9, 769 अंडर रूट दे रखा है, ऑप्शन सी। क्लियर है मेरे भाई? नेक्स्ट, धुआं धुआं आ रहा है आपके कैमरे के सामने, कभी कभी ज़्यादा तो नहीं आ रहा है। इसको दूर रख देता या इसको बंद ही कर देता हूँ। हेलो, इस वीडियो में काफ़ी ऐसा हो गया ना, मैं अपने इन्वायरमेंट को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, नहीं तो पिछली वीडियो में पैर ऐसे हो गए थे, दिक्कत हो गई पूरे दिन। लेट टू chords AB and AC of larger circle touch the smaller circle having same center at x and y। तो दो सर्कल हैं, उनका सेंटर सेम है। टू chords AB and AC of larger circle touch smaller circle at x and y, then xy is equal to what? BC के कंपैरिजन में। चलिए जी देखते हैं। देखो देखो, हिंट दे देता हूं, अब तक नहीं निकाला तो। मिड पॉइंट थ्योरम,
ठीक है, चलो जी। अगर मैं ये कंस्ट्रक्शन कर दूं, लेट दिस बी ओ एंड लेट दिस बी डी। अब आप देखो, अगर आप एक्स और ओ को मिला देते हो और बी और डी को मिला देते हो, तो ओ जो है वो मिड पॉइंट है, बिकॉज भाई सेंटर है, पूरे बड़े वाले ए डी का बोल रहा हूँ, मिड पॉइंट है। ठीक है, ये मिड पॉइंट है। और यहाँ पर अगर ये मिड पॉइंट है तो वो कैसे मिड पॉइंट प्रूव करेंगे, एक बार ये मैं देख लूँ। ये 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा, वो तो 90 डिग्री प्रूव हो गया। ये इसके पैरेलल कैसे प्रूव होगा? हाँ जी, अब पैरेलल प्रूव हो जाएगा। देखो, बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर ए बी डी के अंदर, बिकॉज ए डी क्या है, ए डी है डायमीटर, तो ये 90 डिग्री का होएगा। ओके सर, सिर्फ मिड पॉइंट से बात नहीं बनेगी ना, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट होना चाहिए, तो मैं प्रूव कर पाऊंगा ये पैरेलल है। या ये मिड पॉइंट है तो ये पैरेलल होनी चाहिए, तो मैं प्रूव कर पाऊंगा कि सामने मिड पॉइंट है। कुछ तो पता ही होना चाहिए। और ट्रायंगल और छोटे सर्कल के अंदर, छोटा सर्कल के अंदर जो ये ए बी है, ये टेंजेंट है, तो सेंटर से खींची गई लाइन इसमें 90 डिग्री बनाएगी। तो दो अलग अलग थ्योरम यूज हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। आप बोलोगे जी हाँ पैरेलल है, ये पैरेलल है और यहाँ पर मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये भी मिड पॉइंट होएगा। अब हम बोल पाए कि एक्स जो है वो मिड पॉइंट है। सिमिलरली आप वाई को भी मिड पॉइंट बोल पाओगे, नीचे अगर बना दोगे तो। आप बोलोगे जी हाँ सर, यहाँ पर भी रेशियो 1:1, यहाँ पर भी रेशियो 1:1। ठीक है जी। और अब उसने आपसे क्या पूछा है? उसने आपसे पूछा है एक्स वाई की क्या रिलेशन है बी सी से। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट्स को मिलाकर जो लाइन बनती है वो तीसरी लाइन से हाफ होती है, तो दिस इज हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, नेक्स्ट, रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ। इट्स डायगोनल सी ए इज प्रोड्यूस्ड, इसका डायगोनल सी ए इस तरफ प्रोड्यूस होएगा टू ए पॉइंट ई आउटसाइड सर्कल, ई डी इज ए टेंजेंट टू द सर्कल एट डी। ई डी जो है वो टेंजेंट है, ये लो भाई, ई डी इज ए टेंजेंट टू द सर्कल एट डी इफ ए सी इज इक्वल टू 2BC। सेंटर इसने बता रखा है ओ। इफ ए सी जो है कौन सा है, ए सी दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी का डबल है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ए सी डबल है, अगर ए सी 2 है और बी सी 1 है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, 90 के सामने वाली डबल है, किस कौन से एंगल के सामने वाली का डबल होती है? 30 डिग्री के सामने वाली का डबल होती है 90 के सामने वाली साइड, यानी कि एक के सामने 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो आपको काफ़ी एंगल यहाँ पर पता चल गए। रेक्टेंगल में अगर ये 60 है तो ये 30 हो गया, पूरा 90 होता है, ये 30 है तो ये 60 हो गया। क्लियर है मेरे भाई? अब आगे देखते हैं क्या इसने पूछा है। एंगल डी ई सी, एंगल डी ई सी, तो देखते हैं कैसे पता चलेगा। मुझे सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए ना, ये पता लग जाएगा। ये 90 है, चलो ये 30 आएगा उत्तर। कैसे मैं बोल रहा हूँ देखो, दो तरीके से बताऊंगा। यहाँ हर जगह ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लग रहा है और साथ में टेंजेंट वाला लग रहा है, या तो ये लग रहा है या ये, दोनों में से उत्तर आ जा रहा है। कैसे? देखो, अगर मैं इसको कॉर्ड मान लूँ और इस भाई को टेंजेंट मान लूँ, तो इनके बीच में क्या एंगल है? इनके बीच में ये वाला एंगल है, ये इसके इक्वल होना चाहिए। ये टेंजेंट इस कॉर्ड के साथ जो एंगल बना रहा है, कॉर्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट में वही, ये 30 है तो ये 30 है। और दूसरा मैंने क्या लगाया, अब ये देखो, ये कई तरीके से हो सकता है, आप जिस भी तरीके से निकालो कोई नहीं, कई तरीकों से हो सकता है। कुल मिलाकर बात यह है, ये एक्सटीरियर एंगल है 60, ट्रायंगल डी ई ए में एक्सटीरियर 60 है, तो इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो ये 30 है, तो आंसर इज 30। तो एक तो ये तरीका हो गया, ये बता दिया। अब टेंजेंट वाले से बता देता हूँ। अगर मैं इस ओ से ऐसे खींच दूँ इसको, अगर इस ओ से ऐसे खींच दूँ तो ये 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा। लेकिन आपको एक बात पता होगी क्या? अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ लगानी पड़ेगी, है ना? ठीक, कि ये एक रेक्टेंगल है, अगर मैं इसके ऐसे इनको मिला रहा हूँ, इसके डायगोनल्स को, तो यहाँ पर अगर एंगल ए बना है तो यहाँ पर एंगल ए डैश बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए बनाने से इतनी सिमेट्री तो होती है ना रेक्टेंगल में, इतना तो आप मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो ना, इतना तो कि इतनी सिमेट्री होती है। ए है, ये ए है, तो ये ए डैश होएगा। ठीक है, तो फिर ये क्या होएगा, ये ए है, ध्यान से सुनिएगा, ये ए है तो ये वाला ए होएगा। क्यों सर?
ये ऐसे जेड बनेगा, ये वाला और ये वाला इक्वल होएगा। यहाँ पर ए डैश नीचे होएगा, तो अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल 60 होएगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल 30 होएगा, बिकॉज ये पूरा 90 है ना। मैं ये बोल रहा हूँ ये ऊपर वाला एंगल 60 है तो ये नीचे वाला 60 होएगा। अब ये मैंने रट नहीं रखा, मैंने आपके सामने ये निकाला है। अच्छा सिमेट्री है तो ये ए है तो ये ए डैश है, ये दोनों सेम है। ये 60 है तो ये 60 है। अब तो ये 60 है तो ये 30 है। अब ये 60 है, ये एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों के सम के बराबर है तो ये 30 है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन से डरना नहीं है आपने, डराने के लिए नहीं लाया हूँ, सिखाने के लिए लाया हूँ। नेक्स्ट, कुल मिलाकर काम करते रहो, अपने आप रिजल्ट बढ़िया आएगा। जो मैं बता रहा हूँ उसी लाइन पर आप चलते रहो और सारे सब्जेक्ट को लेकर चलते रहो। ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ। ज्योमेट्री है इसलिए मैं बहुत बढ़िया ध्यान डीप में इस टॉपिक को करा रहा हूँ। इस टॉपिक को ऐसे ही कराने की जरूरत होती है रिविजन में भी। आर 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए टी इज ए टेंजेंट, ठीक है भाई। ए है और बी है, ए टी एक टेंजेंट है सच दैट एंगल बी ए टी इज इक्वल टू 45। इतने गंदे गंदे क्यों बनवा रहा है ये, एंगल बी ए टी, ठीक है। ये लो, एंगल बी ए टी इज 45। एन इज ए पॉइंट ऑन ओ ए, ओ ए के ऊपर एक पॉइंट है एन सच दैट बी एन इज इक्वल टू 10। देखते हैं भाई, बी एन इज इक्वल टू 10, ओके। देन द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ओ एम ऑफ ट्रायंगल एन ओ बी। अब बनाना ही पड़ेगा मुझे कहीं पर। बी एन इज इक्वल टू 10 और एन ओ बी जो है, एन ओ बी द लेंथ ऑफ मीडियन ओ एम, इस ये जो ट्रायंगल एन ओ बी है इसकी जो मीडियन ओ से निकलेगी ओ एम, उसकी हमने लेंथ बतानी है। तो देखते हैं जी, देखो अब ये जो टेंजेंट है यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये जो टेंजेंट है और ये कोड है, इनके बीच में 45 का बना हुआ है। तो ये जो कोड है ये ऑल्टरनेट सेगमेंट के अंदर 45 का ही बनाएगी। आप बोलोगे जी हाँ सर, अगर इस आर्क ए बी ने वहाँ पर 45 बनाया है तो सेंटर पर ये 90 डिग्री बनाएगा। आप बोलोगे जी हाँ सर 90 डिग्री बनाएगा। और बी एन जो है ये इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस है, और 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से खींची गई जो मीडियन है ये इनके बराबर होती है। ये 3 टुकड़े बराबर होते हैं, ये मैंने आपको बताया है। तो अगर ये 10 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तो आंसर इज 5, ऑप्शन डी। समझ में आ गई बात? क्लियर है चीज़ें कैसे यूज हो रही है? ठीक है भाई। नेक्स्ट, ABCD is cyclic quadrilateral. The tangents to circle एक बार देख लेते हैं। The tangents to circle at point A and C intersect at P. टेंजेंट को इंटरसेक्ट करा रहा है तो मेरे को पहले इंटरसेक्ट कराने पड़ेंगे। टेंजेंट्स को इंटरसेक्ट कराना छोटी मोटी बात नहीं है। द टेंजेंट्स एट A and C, ये A है ये C है, तो मैं बना लूँगा ABCD। तुम हल्के में ले रहे हो टेंजेंट्स को। ABCD इंटरसेक्ट एट P, एंगल ABC इज इक्वल टू 98। एंगल ABC जो है वो 98 हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात यहाँ पर, एक और मज़ेदार मैं आपको बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप B को यहाँ पर भी ले सकते थे, ABCD, ये गलती कर सकते थे। दो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। अगर टेंजेंट्स ऐसे मिल रहे हैं, यानी कि ये वाला आर्क छोटा हो गया, क्योंकि ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जो टेंजेंट्स पैरेलल हैं वो डायमीटर के दोनों ओर खींचे गए, दोनों तरफ खींचे गए टेंजेंट पैरेलल थे, तो ये तो कभी मिलेंगे नहीं। इनसे थोड़े से आगे अगर आप टेंजेंट्स को बनाओगे यहाँ पर और यहाँ पर, तो वो मिलेंगे। तो अगर यहाँ पर आप टेंजेंट्स को मिलाओगे तो सेंटर तो डायमीटर पर रह गया। मैं कुल मिलाकर ये कह रहा हूँ कि टेंजेंट्स कभी भी मिलाने हो तो छोटे वाले आर्क पर मिलाने होते हैं। छोटे वाले आर्क पर की तरफ टेंजेंट मिलेंगे, ठीक है। बड़े वाले आर्क की तरफ टेंजेंट नहीं मिलेंगे, माइनर की तरफ मिलेंगे, मेजर की तरफ नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। और माइनर के ऊपर जो बनाए गए एंगल हैं वो क्या होते हैं, वो बड़े होते हैं 90 से। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ से ले आए? देखो, डायमीटर से बनाया गया एंगल 90 डिग्री होता है। इसको थोड़े से आगे से बनाओगे तो उसका मुंह ज़्यादा खुल जाएगा। डायमीटर से बनाया गया 90 डिग्री का है, डायमीटर से थोड़ी दूर से बनाओगे तो उसका मुंह बेचारे का कम खुलेगा। तो यहाँ पर बनाओगे तो मुंह थोड़ा ज़्यादा खुल जाएगा। तो ये 90 से बड़ा है, यानी कि इस तरफ वाला है माइनर आर्क, जिस तरफ टेंजेंट मिल रहे हैं उस तरफ वाला एंगल है। एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर
हो सकता है कोई बंदा यहाँ पर 98 ले, तो पता नहीं मतलब कि क्या इसमें गड़बड़ी होगी, जो भी है पर हो ही जाएगी गड़बड़ी। ठीक है, तो वो पूछ रहा है एंगल APC की वैल्यू बताओ। अच्छा, तो अब इसके लिए भी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। देखो, तो बीच में एक स्क्रीन ले लेते हैं भाई। टाइम कितना हो गया इस वीडियो को? इसको हो गया टाइम, है ना? तो टेंजेंट्स की 3 वीडियो बनेंगे मतलब, है ना? चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं 2 में करने की सोच रहा था। ठीक है, तो आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, किसी भी सर्कल के अंदर अगर ऐसे टेंजेंट्स मिल रहे हैं, मान लो ये पॉइंट A है, ये P है, ये Q है, ये सेंटर है, तो एक ये वाला एंगल हो गया और एक ये इससे दूर वाला एंगल हो गया। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल होएगा 90 प्लस हाफ ऑफ थीटा। तो ये वाला एंगल होएगा 90 माइनस हाफ ऑफ थीटा। ठीक है, इसको हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसको कैसे याद रखेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। अगर इस फिगर को मैं ऐसे रोटेट कर दूं थोड़ा सा, तो ये फिगर कैसी बनेगी? आपने ये चीज़ देखी होगी कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल होता है 90 प्लस हाफ ऑफ थीटा, एंगल बाइसेक्टर्स अगर ये है तो। और अगर मैं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स को लूँ तो ये वाला एंगल होता है 90 माइनस हाफ ऑफ थीटा। ठीक है, ओपोजिट एंगल्स का सम इन दोनों का 180 है क्या? हाँ जी सर 180 है। तो यहाँ पर मैं सर्कल खींच सकता हूँ एक, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो एक हिसाब से इसी को मैंने टेढ़ा कर रखा है। तो आप क्या करोगे कि थीटा के पास वाला जो है वो बड़ा है, वो 90 प्लस थीटा बाई 2 है, और दूर वाला छोटा है। इसी से इसको आप याद रख सकते हो, थीटा के पास वाला बड़ा है, दूर वाला छोटा है। प्रूव हम इसको इजीली कर सकते हैं, बट याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ यहाँ पर, सिर्फ प्रूव खुद कर लेना जी। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ को बार बार यूज कर रहा है। तो उसने ये बता दिया, तो ये क्या है? दिस इज 90 प्लस थीटा बाई 2। तो 90 में थीटा का हाफ जोड़ा गया है, तो भैया 90 में क्या जोड़ा गया है? 8 थीटा का हाफ है, तो ये 16 होएगा। दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है? अगले पे चलें, इसी टाइप के क्वेश्चन पे। ये देखो, अगर इसी टाइप का, रुको एक बार। तो भाई इस वीडियो में मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो के अंदर हम कर लेंगे। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो। क्लास आपको कैसी लगी इसका फीडबैक ज़रूर दिया करो, हर एक क्लास देखने के बाद दिया करो। अपना जो पेड बच्चों का टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप ये तो। ठीक है, तो दैट्स ऑल, अगली वीडियो में मिलता हूँ। बाकी इससे आगे से अगली में कंटिन्यू करेंगे।